हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, जिसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, 12th के हिसाब से भी, आगे ग्रेजुएशन के हिसाब से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढंग से चिपके रहिएगा बस वीडियो के साथ। टॉपिक क्या है हमारा? मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, मींस इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। देखिए बेटा, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने याद होगा आपको इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड वाली वीडियो, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप वाली वीडियो। जब भी एक्सेस डिमांड होता है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाना, लोगों के पास, अगर मैं वैसे बात बोलूं कि लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा पहुंच जाना, लोगों के पास जितनी जरूरत होनी चाहिए उससे ज्यादा मार्केट में पैसा पहुंच जाना, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में, कोई एक व्यक्ति नहीं, ओवरऑल डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। मतलब डिमांड इन टोटल इकोनॉमी में वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात है। तो उस डिमांड को हमें कम करना है। कब? जब हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ये सोचती है कि लोगों के पास जो जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है उससे उसकी रियल इनकम कम कराई जाए, उससे मतलब उसकी परचेसिंग पावर कम कराई जाए। जिससे उसकी परचेसिंग पावर हम कम कराएंगे तो वो मार्केट में डिमांड कम करेगा। अब देखो, गवर्नमेंट ये जानती तो है कि जो एक्सेस डिमांड हो रही है ये अमीरों के द्वारा हो रही है या ओवरऑल सबके द्वारा हो रही है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसी अब तो निकालती है। ये देखिए, इतने सारे गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने सारे गवर्नमेंट के पास मेजर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट जहां देखती है वहां उस इलाके में, उस एरिया में उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट उसी मेजर्स का स्विच दबाती है या उसी मेजर्स का स्विच ज्यादा दबाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सेस डिमांड के बारे में बात करते हैं, उसको कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, करेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स करती है जिससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाए, जिससे लोग मार्केट में डिमांड कम करें जो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, इकोनॉमी में डिमांड नहीं कर रहे, तो हो क्या रहा है? प्रोड्यूसर का माल बिक ही नहीं रहा, बेरोजगारी, वही जो हमने डिफ्लेशन वाले पॉइंट में हमने उसको पढ़ा भी था, वो एक तरह की इकोनॉमी को खोखला कर दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या मेजर्स करती है जिससे लोगों की डेफिशिएंट डिमांड में, डिफ्लेशनरी गैप में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े, जिससे जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो लोग मार्केट में डिमांड ज्यादा करेंगे। लोग मार्केट में डिमांड करेंगे, जो हमने याद होगा आपको केन्सियन थ्योरी में पढ़ा था कि डेफिशिएंट डिमांड का सिर्फ एक ही तोड़ है, क्या है? मार्केट में डिमांड पैदा करना। अगर लोग नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट पैदा करना। मगर यहां गवर्नमेंट कोशिश करती है, हम तो चलो एफर्ट जो करेंगे, मगर लोगों की डिमांड अगर मार्केट में आ गई, लोगों की डिमांड मार्केट में आ गई तो डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। अब लोगों की डिमांड आएगी कैसे? उनकी परचेसिंग पावर बढ़ा के। आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा, यहाँ पे दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं। फर्स्ट वन इज, आप देख सकते हो, फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। डिफरेंस क्या है? फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। हालांकि सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट लगभग एक ही चीज है, मगर ये डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको बनाती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जो उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, ऐसी पॉलिसी जिसमें उसके रेवेन्यू होगा और उसका एक्सपेंडिचर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बाद में बताएंगे। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी में बेटा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है टैक्स। टैक्स, व्हाट इज टैक्स? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट व्हिच हैज टू बी मेड बाय द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर टू द गवर्नमेंट। जो प्रोड्यूसर सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर है, आप लोगों को, हम लोगों को, ये गवर्नमेंट को देना ही होता है, कंपल्सरी पेमेंट है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है? आप सिंपल सा देखो, कितना सिंपल है। जब एक्सेस डिमांड हो रहा है, एक्सेस डिमांड डायग्राम ध्यान में रखिएगा, लोगों का पैसा जरूरत से ज्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों का परचेसिंग पावर कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का रेट क्या करती है कि बढ़ा देगी। देखो कितना सिंपल है, टैक्स का रेट जो है गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी। कब? इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन या इन द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों का पैसा नहीं है, लोग जो है मार्केट में डिमांड ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा नहीं सकती। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स घटाएगी। गवर्नमेंट टैक्स घटाएगी तभी तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लोगों को पैसा बचेगा तभी तो लोग डिमांड करेंगे मार्केट में। देखो कितना सिंपल है, लोगों के पास अगर लोगों का, अब अगर मेरा पैसा गवर्नमेंट निकलवाना चाहती है तो मेरे ऊपर टैक्स बढ़ा देगी,
और वो चाहती है कि मैं ऑलरेडी पैसा मेरा कम है, मैं मार्केट में डिमांड कर रहा हूं, तो वो मेरे ऊपर क्या है, टैक्स कम कर देगी। सिंपल सी बात है। तो टैक्स भी कई टाइप के होते हैं, तो गवर्नमेंट सारे टैक्स को उस तरीके से ही फॉर्मुलेट करती रहती है। भाई इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड एंड इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड टैक्स रेट इज डिक्रीज्ड। सिंपल सी बात है। एंड सेकंड पॉइंट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होती है? मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये रोड्स बनाने के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर। तो ये देखो, अब सोचिए आप, जब इन्फ्लेशन हो रहा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, ऑलरेडी मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, ऑलरेडी मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शन का काम करे और ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब ऑलरेडी लोगों का पैसा ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी। मान के चलिए गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है, हेल्थ के ऊपर खर्च कर रही है, मेरा पैसा जो है एजुकेशन के ऊपर, मैं गवर्नमेंट की योजना का इस्तेमाल कर रहा हूं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा और मैं पैसा जो है मार्केट में खामा खा की डिमांड ज्यादा करने में लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरा पैसा तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बचाए रही है। तो इस जो खामा खा की मैं डिमांड कर रहा हूं, वो डिमांड कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी इन द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड। एंड इन द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ऑलरेडी लोगों का पैसा कम है, परचेसिंग पावर कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। अब वो सोचेगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, जो हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने मेडिसिन के ऊपर कह लो, या लोगों के एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, या और चीजों के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर लोगों पे करेगी ज्यादा, जिससे लोगों के ऐसे खामा के खर्चे कम हो और लोग मार्केट में डिमांड ज्यादा करें। कुल मिलाकर डेफिशिएंट डिमांड में होता क्या है? लोगों की डिमांड बढ़ानी होती है। आई होप आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट इज पब्लिक बोरिंग। पब्लिक बोरिंग क्या होती है? गवर्नमेंट की बोरिंग्स होती है जो लोगों से गवर्नमेंट लेती है, डिवेंचर इशू करके, एनएससी इशू करके। तो गवर्नमेंट जब डिवेंचर इशू करती है, सब चीज इशू करती है, उसको कहते हैं, वो फॉर्म कर देता है पब्लिक डेप्थ। गवर्नमेंट की डेप्थ, कर्जा फॉर्म कर देता है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट है कि करती क्या है, जब लोगों के पास गवर्नमेंट देखती है पैसा जरूरत से ज्यादा आ रहा है, तो लोग पब्लिक बोरिंग इंक्रीज कर देती है, जिससे लोगों का पैसा वो ले सके। जब लोगों का पैसा कम बचेगा तो लोग मार्केट में डिमांड कम करेंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो पब्लिक बोरिंग्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन कह लो, या एक्सेस डिमांड। एंड इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन क्या करती है गवर्नमेंट? पब्लिक बोरिंग्स क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक बोरिंग्स को ले लेगी तो उनके पास डेफिशिएंट डिमांड में ऑलरेडी पैसा कम है। जब ऑलरेडी पैसा कम है तो वो डिमांड ज्यादा कैसे करेंगे? तो इसलिए पब्लिक बोरिंग्स डिक्रीज कर दी जाती है इन द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। बस एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि इन्फ्लेशन में लोगों का पैसा लेना जिससे उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाए, और डिफ्लेशन में सोचते हैं जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचा रहे या उनसे कम ले, जिससे वो डिमांड मार्केट में ज्यादा करना है। बस, तो बाकी आंसर हमारे अपने आप ही निकलते रहेगा। बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। जब गवर्नमेंट का बजट हिल जाता है तो गवर्नमेंट, जैसे भी मैंने बताया, पब्लिक बोरिंग्स भी लेती है, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरिंग्स भी लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का एक सोर्स है बोरिंग्स लेने का। गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है, भाई एक तरीका ये है, गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है आप नोट छापो, नोट छापकर क्या करो? मुझे फाइनेंस करो, नोट छापकर मुझे फाइनेंस करो। तो आप खुद सोचिए, जब इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, ऑलरेडी मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, तो क्या गवर्नमेंट आरबीआई से कहे कि आप नोट छाप के मुझे फाइनेंस करो? सोचो आप, गवर्नमेंट अगर कहेगी आरबीआई से नोट छापो, तो नोट छापने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में मनी सप्लाई और बढ़ गई, मार्केट में मनी सप्लाई और बढ़ गई, ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट आरबीआई से बोरिंग्स कम से कम ना के बराबर लेती है। और बोरिंग्स लेने के कई तरीके हैं, मगर आरबीआई से कम लेती है, क्योंकि आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई नोट छापेगा, नोट छाप के उसको फाइनेंस करेगा। तो नोट अगर वो छापेगा या उसको फाइनेंस करेगा किसी भी तरीके से, तो मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई क्या करनी है हमें? एक्सेस डिमांड में कम करनी है। और डेफिशिएंट डिमांड में मनी सप्लाई कम हो जाती है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मनी सप्लाई कम हो जाती है। यहां पर गवर्नमेंट बोरिंग्स करेगा आरबीआई से कि तुम नोट छापो। इस तरीके से होगा क्या? जो मुझे गवर्नमेंट सोचती है जो मुझे पैसों की कमी है वो भी मेरी भरपाई हो जाएगी, और मनी सप्लाई जो ऑलरेडी कम हो रहा है मार्केट में वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इन द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। आई होप आपको फिस्कल पॉलिसी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, बस वो मैंने आपको बताया था, ध्यान में क्या रखना है कि इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या करती है? परचेसिंग पावर लोगों की कम करती है। इन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन परचेसिंग पावर बढ़ाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट मनी को अफेक्ट करती है, और ये किसके द्वारा बनाई जाती है?
ये बनाई जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। इस पॉलिसी को दो पार्टों में बांटा गया है सेंट्रल बैंक में, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट वन इज रेपो रेट। बहुत बार आपने सुना होगा रेपो रेट, नॉर्मली बैंक रेट भी उसको बोलता है, मगर टेक्निकली बैंक रेट और रेपो रेट में कुछ डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेपो रेट लिखा है। रेपो रेट बेसिकली होता क्या है? रेपो रेट होता है किस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, किस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। आप खुद सोचिए, हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, हम जो लोन लेते हैं किससे लेते हैं? कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। अब अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से महंगा लोन लेगा तो कॉमर्शियल बैंक हमें महंगा लोन देगा, अगर वो सस्ता लोन लेगा सेंट्रल बैंक से तो हमें वो सस्ता लोन देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेंट्रल बैंक कैसे यूज करता है इसको? अगर एक्सेस डिमांड हो रही है, एक्सेस डिमांड का मतलब ऑलरेडी लोगों का पैसा ज्यादा हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक ये कोशिश करेगी कि लोग कम से कम लोन लें, क्योंकि लोग लोन ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा इनकम कमाएंगे, और ज्यादा इनकम कमाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक? क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा, महंगा कर देगा इन द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड। जब वो महंगा कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक को महंगा देगा, जब कॉमर्शियल बैंक को महंगा देगा तो कॉमर्शियल बैंक हमें महंगा देगा, जब वो हमें महंगा देगा तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये लोन हमारा महंगा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड मार्केट में ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑन द अदर हैंड रेपो रेट भाई डिफ्लेशनरी गैप में क्या कर देगा? वो सस्ता कर देगा तो होगा क्या? कॉमर्शियल बैंक जब सस्ता लेगा तो हमें भी सस्ता देगा, हमें सस्ता देगा तो क्या होगा? हम लोन ज्यादा लेंगे तो हम डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे। एक सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम बोलते हैं CRR। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CRR मींस कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक उनसे बोलता है अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आप हमारे पास रखवाइए इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। सम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट हैज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ CRR। उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर कोई बैंक के पास 1 करोड़ रुपए रखे हुए डिपॉजिट के रूप में, 1 करोड़ रुपए, अगर CRR 10% गवर्नमेंट ने कह दिया, सेंट्रल बैंक ने कह दिया CRR is 10%, इसका मतलब क्या हो? 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख रुपए उसको किसके पास रखवाना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक। अब ये CRR कैसे यूज करता है? देखो, हमें खूब पता है कि कॉमर्शियल बैंक जीता कैसे है। कॉमर्शियल बैंक जीता है लोन देकर। अगर वो लोन ज्यादा देगा तभी वो ज्यादा कमाएगा। तो सेंट्रल बैंक ये अच्छी तरीके से जानती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक जब एक्सेस डिमांड हो रहा होता है, लोगों को लोन कम देना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल बैंक क्या करेगी? CRR बढ़ा देगी। मतलब CRR 10% से मे भी हो सकता है 20% कर दे। तो होगा क्या? पहले जब ये CRR 10% था तो अभी मैंने आपको बताया था 1 करोड़ अगर डिपॉजिट है तो CRR अगर 10% है, बाकी कितना बचा? 90 लाख। 90 लाख वो क्या करेगी? गवर्नमेंट कोशिश करेगी उसमें से कुछ रिजर्व रख के बाकी लोन में देने की। अगर CRR 20% कर दिया तो बाकी रिजर्व कितना बचा? अब बचा 80 लाख रुपए। अब खुद सोचिए, पहले CRR था 10% तो 10 लाख रुपए रिजर्व में रखा था। अब CRR कितना है? 20% तो कितना रखना पड़ेगा? 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब बचेगा कितना उसके पास? 80 लाख रुपए। तो जितना CRR बढ़ेगा उतना ही इस कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रखवाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, और उतना ही कम पैसा उनके पास रहेगा जिससे वो लोन भी कम दे पाएंगे। तो CRR is increased in the time of inflation and CRR is decreased in the time of deflation। बहुत ही सिंपल है। वही CRR कम कर देगा, हो सकता है 10% से 5% कर दे, जो डिफ्लेशनरी गैप हो। वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को लोन ज्यादा मिले। लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा, और कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा तब ज्यादा होगा जब CRR कम होगा। आई होप आप समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट इज SLR, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, अपने आप पे वर्ड में बता रहा है लिक्विडिटी रेशियो। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एक ये भी निर्देश देता है जिसका नाम है SLR। ये होता क्या है? ये होता है कि टोटल डिपॉजिट में से, टोटल एसेट्स में से उनकी कितना परसेंटेज उनको लिक्विड फॉर्म में हमेशा अपने पास रखना है।
मान के चलिए किसी कॉमर्शियल बैंक के 1 करोड़ की, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे डिपॉजिट उनके पास है, संपत्ति है 1 करोड़ की। अब 1 करोड़ में से अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने SLR 10% कर रखा है, 10% अगर SLR कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा हमेशा कॉमर्शियल बैंक को 1 करोड़ का 10% अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा, कंपलसरी। इट मींस 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उसको मान के चलिए अलमारी में कहीं पे भी कैश के रूप में हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। वो उस पैसे को नहीं छेड़ना, उस पैसे को उसको नहीं छेड़ना। इसका मतलब क्या हो गया? जब वो उस पैसे को नहीं छेड़ना तो वो पैसा वो लोन पे तो नहीं दे सकता। जब वो लोन पे नहीं दे सकता क्योंकि कैश के रूप में है, तो लोन में जब वो नहीं दे सकता तो बाकी जो बचा उसका डिपॉजिट है वो लोन में हो देगा। भाई आप खुद सोचिए, अगर 1 करोड़ का SLR इज 10% SLR है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 10 लाख रुपए उसको वो लोन में नहीं दे सकता क्योंकि वो कैश के रूप में है, और लोन कभी भी कैश के रूप में नहीं मिलता, आपको बताएगा। तो बाकी का कितना बचा? 90 लाख रुपए जो उसको डिपॉजिट उसके पास है, वो लोन में वही 90 लाख में से दे सकता है, बाकी पैसा नहीं दे सकता। इट मींस अगर गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड जब हो रही है, इन्फ्लेशनरी गैप हो रही है, अगर गवर्नमेंट को लोन कम दिलवाना है, लोगों के पास पैसा कम पहुंचवाना है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट SLR बढ़ा देगी, जिससे होगा क्या? हो सकता है 10% से 20% कर दे। आज उसको कैश 10 लाख रुपए रखना है, कल अगर SLR 20% हो गया तो उसको कैश कितना रखना पड़ेगा? 20 लाख रुपए। अब वो लोन कितने में से दे पाएगा? 80 लाख में से, जो उसके पास डिपॉजिट के रूप में। फिर से समझ लीजिए, SLR क्या होता है? टोटल डिपॉजिट में से कितना परसेंटेज उसको कैश के रूप में अपने पास रखना है, लिक्विड के रूप में रखना है, लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना है। और लिक्विड एसेट्स में लोन नहीं दिया जाता, लोन डिमांड डिपॉजिट के जरिए दिया जाता है, डिपॉजिट के जरिए जो भी पैसा खाते में है। और ये तो उनको क्या रखना है? अपने पास कैश के रूप में रखना ही रखना है। बाकी का बचा पैसा जो डिपॉजिट के रूप में है वही वो लोन में दे सकते हैं। तो अगर उनको लोन ज्यादा दिलवाना है लोगों को इन द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो SLR क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हो सकता है 10% से 5% कर देंगे। 10% कितना था? 10 लाख रुपए। 5% कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो डिपॉजिट कितना रह गया? 95 लाख रुपए। और पहले कितना था? 90 लाख रुपए। तो इसका तो जब वो 90 लाख से 95 लाख हो जाएगा तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, लोन ज्यादा देगा तो उसका तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे इन द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एंड इन द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड यही SLR क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। उसके पास डिपॉजिट कम रहेगा तो लोन भी वो कम देगा। सिंपल है। एंड फोर्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं, देखो कितना सिंपल है। गवर्नमेंट क्या करती है? जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है, जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पैसा कम करने के लिए, मार्केट से लोगों का पैसा कम करने के लिए सिक्योरिटीज बेच देगी। मान के चलिए अपनी सिक्योरिटीज बेच दी, या सिक्योरिटीज के पास पड़ी है वो बेच दी उसने। जब उसने सिक्योरिटीज बेच दी तो पैसा मार्केट से आ जाएगा उसके पास, तो गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। गवर्नमेंट कम से कम ये कोशिश करेगी कि ये मार्केट में इतना पैसा को मैंने कम कर लिया, जब मैंने इतना पैसा कम कर लिया तो इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड अब कम होगी। गवर्नमेंट के पास ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है कि सिक्योरिटीज वो बेच देती है इन द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड, जब ऑलरेडी मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है, और डेफिशिएंट डिमांड में जब ऑलरेडी मार्केट में पैसा कम है तो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगी, जिससे लोगों के पास पैसा पहुंच जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर लोगों के पास पैसा पहुंचाना है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट बस जमीन में बैठा के लोगों को ऐसे तो बांटेगी नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कोई ना कोई फॉर्मल तरीका अपनाएगी, लीगल तरीका अपनाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनका सामान, उनकी सिक्योरिटीज खरीद लेगी तो उनके पास पैसा पहुंच जाएगा। उनके पास पैसा पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में यूज करेंगे, या वो कहीं ना कहीं डिमांड करेंगे मार्केट में, और कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड करेंगे तो हमें करना क्या है? डेफिनेट डिमांड में डिमांड ही तो बढ़ानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लोगों का पैसा पहुंचाना है जिससे वो डिमांड बढ़ा सके इन द टाइम ऑफ एफिशिएंट डिमांड। लोगों से पैसा वापस लेना है लीगल तरीके से, यानी जेब में से छीनना है, लीगल तरीके से वापस लेना है जिससे वो डिमांड कम कर सके इन द टाइम ऑफ एक्सेस। नाउ कम टू द क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन इज द गैप इन द अमाउंट ऑफ विच द लोन ऑफर्ड एंड ग्रांटेड। एक सिंपल सी बात मीन्स जितना हमने लोन मांगा है बैंक से, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट से कॉमर्शियल बैंक से 10 लाख रुपए
का लोन मांग रहे हैं, हमने अपने कोई सिक्योरिटी भी जमा कर दी है, 10 लाख वर्थ है उसकी। तो जब हमने सिक्योरिटी, हमने 10 लाख रुपए जमा करी है, किसी चीज की कागज उसके पास जमा करे हैं जिसकी वैल्यू क्या है 10 लाख रुपए, तो क्या वो हमें 10 लाख का लोन देगी? बिल्कुल नहीं देगी। वो हमें 10 लाख से कुछ परसेंटेज कम का लोन देगी, मे बी 9 लाख का, मे बी 8 लाख का। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन विच इज ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ लोन विच इज ग्रांटेड। मतलब कितना हमने मांगा है और कितना हमें मिला है, उसके बीच का डिफरेंस। मान के चलिए हमने, जैसे भी मैंने बताया कि 10 लाख का लोन मांगा है, तो अगर मान के चलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट लोन इज 10%, अगर ये 10% है तो हमें कितना मिलेगा? 10 लाख का 10% काटकर, 1 लाख रुपए काटकर हमें 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए मिलेंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या होगा? कितना कॉमर्शियल बैंक अपने पास क्या रख रही है? गैप रख रही है उस अमाउंट का। अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन हो सकता है 10% की जगह 20%। होगा क्या? मैं 10 लाख का लोन मांगने जा रहा हूं, तो 20% वो गैप रखेगी, वो 20% गैप रखेगी। तो मैं 10 लाख की अगर कोई चीज गिरवी रख रहा हूं, तो मुझे लोन 10 लाख का नहीं मिलेगा, मुझे अब 8 लाख का मिलेगा, क्योंकि 20% क्या हो गया? वो रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, मार्जिन, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन हो गया, वो मार्जिन उतर रखेंगे। 20% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। अगर वही उनको और कम लोन देना है तो 30% दे सकता है। और डिफ्लेशनरी हो गया गैप, डेफिशिएंट डिमांड हो गया, तो हो सकता है वो 10% की जगह क्या करते हैं? 5% करते हैं। 10% की जगह 5% करते हैं, जिससे होगा क्या? अब 10% की जगह 5% करेगा। मान के चलिए 10 लाख का लोन है, 10% था, 10% से मुझे 9 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन 10% है। डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने हो सकता है पॉलिसी निकाल दी कि 5% मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। 5% रिक्वायरमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या हो गया? मुझे 95 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं उतना ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, मैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, लोगों की इनकम उतनी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की इनकम जितनी ज्यादा बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और हमें करना क्या है? हमें डिमांड बढ़ानी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन क्या होता है, कौन सा मार्जिन होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेकंड पॉइंट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? रेशनिंग का वर्ड बना है राशन से। राशन का मतलब क्या होता है? राशन, जैसे आपने राशन कार्ड देखा होगा, उसमें लिमिट लिखी रहती है कि भाई ये लिमिट, जैसे राशन कार्ड में आपने देखा होगा मिट्टी का तेल 3 लीटर ले सकता है कोई व्यक्ति, तो वो लिमिट है। गवर्नमेंट ये लिमिट कैसे तय करती है? गवर्नमेंट देखती है कि कितनी हमारे पास पूरी सप्लाई है और लेने वाले कितने हैं, उसको उससे डिवाइड कर देती है कि एवरेज कितना हमें देना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट देखती है कि हमें एवरेज लोन कितना देना चाहिए प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को एंड टर्शियरी सेक्टर, कितना लोन देना चाहिए। मान के चलिए गवर्नमेंट को लग रहा है मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में खासकर ज्यादा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्रेडिट की लिमिट घटा देगी, जिससे उनके पास लोन क्या पहुंचेगा? कम पहुंचेगा। मतलब लिमिट घटा देना उनको। भाई एक गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया कि उनको 50,000 करोड़ का लोन अब की बार पास नहीं करना, अब की बार हमें 25,000 करोड़ का लोन पास करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 50,000 करोड़ का जो लोन था वो उससे घट के कितना हो गया? 25,000 करोड़ का। तो उनके पास पैसा कम पहुंचेगा। उनके पास अगर पैसा कम पहुंचेगा तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, डिमांड में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। इट मीन्स कि लोगों की, अगर देखो ये बेटा शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, ये छोटे समय के लिए मेजर्स होते हैं। आप सोचेंगे कि प्रोडक्शन एकदम से कम हो जाएगा तो इकोनॉमी अफेक्ट करेगी, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बोला है, बहुत तरीके के और गवर्नमेंट भाई लिमिट्स लगा सकती है, किसी भी सेक्टर पे लगा सकती है, कोई भी सेक्टर हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, छोटे समय के लिए होते हैं। किसी की लिमिट बढ़ा देना एकदम से और किसी की लिमिट घटा देना। जब गवर्नमेंट सोचती है कि वहां जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है, उसकी लिमिट थोड़ी सी कम कर देती है। जब गवर्नमेंट सोचती है कि उनके पास पैसा कम है, उसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा देती है। अब जिसकी लिमिट बढ़ा देगी, भाई जाहिर सी बात है उसके पास पैसा पहुंचेगा ज्यादा, लोन ज्यादा पहुंचेगा, लोन ज्यादा पहुंचेगा तो वो डिमांड ज्यादा रहेगा, जहां जिसको हम यूज करते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और लिमिट अगर उसको घटा देगी, घटाने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास अमाउंट कम पहुंचेगा, कम पहुंचेगा तो वो डिमांड कम करेगा। वो कम यूसेज यूज करती है जब वो देखती है किसी भी एरिया में एक्सेस डिमांड हो रही है। देन कम मोरल प्रेशर। मोरल प्रेशर, व्हाट इज मोरल प्रेशर? देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोनों, मगर अभी हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता। मोरल प्रेशर क्या है? मोरल प्रेशर है जैसे मान के चलिए कोई भी एक बड़ा व्यक्ति हमसे कोई कार्य करने को कहता है।
अब कोई किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि किसी मान के चलिए हमारे घर के बुजुर्ग ने हमसे बोला कि बेटा ये डस्टर उठाओ और मुझे आके दे दो, तो एक मोरल प्रेशर है, मुझे उसके प्रति रेस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। दैट इज मोरल प्रेशर, अंदर से मेरे अंदर प्रेशर है मोरल। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकों का बैंक है, तो वो एक बड़ा बैंक होने का कारण अगर कोई बात कहता है कॉमर्शियल बैंक से तो ड्यू टू मोरल प्रेशर कॉमर्शियल बैंक वो चीज मान लेता है। तो अगर वो कहता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, एक्सेस डिमांड चल रहा है, वो कहता है कि थोड़ा सा लोन हिसाब से दो, छांट के दो, सबको मत दो, तो वो ऐसा ही करता है। और डेफिशिएंट डिमांड में वो कहता है कि थोड़ा सा लिबरल हो जाओ, मतलब थोड़ा सा खुले दिल से दो, लोगों को ज्यादा फॉर्मेलिटीज पे बांधो मत, खुले दिल से लोन दो, तो वो वही अपना लेता है। दैट इज मोरल प्रेशर। एंड डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन, कोई भी नॉर्म्स सेंट्रल बैंक ने अगर कॉमर्शियल बैंक को बोला है कि आपको ये करना ही करना है, अगर वो नहीं भी करती है, जैसे मैंने आपको बताया ये रेपो रेट है, CRR है, SLR है, ये कोई भी चीज वो नहीं मानती है, नहीं अपनाती है, तो वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के प्रति। इस डर से वो सारे रूल्स और रेगुलेशन नॉर्म्स मानती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सेंट्रल बैंक के पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल बैंक शायद उसको इतना फॉलो ना करे। आई होप आपको सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी पॉइंट है, बस ध्यान में हमें क्या रखना है, दो ही चीजें ध्यान में रखनी है भाई, ये फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, दो ही चीज ध्यान में हमें रखनी है। क्या एक्सेस डिमांड में लोगों की डिमांड कम करनी है, परचेसिंग पावर कम करनी है, जिससे लोग मार्केट में डिमांड कम कर पाए। मैं फिर से बार बार बता रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, ये छोटे समय के लिए, ये नहीं कि परमानेंटली उसकी इनकम कम कर दी, ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। और दूसरा होता है कि डिफ्लेशनरी डिमांड में, डेफिशिएंट डिमांड में लोगों कि पैसा कम हो रहा है तो लोगों के पास परचेसिंग पावर उनकी बढ़ानी है, जिससे वो मार्केट में डिमांड ज्यादा कर ले तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और लाइक करना मत भूलिएगा, अगर पसंद आ जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।